गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है? आज के इस वीडियो में इसमें एक लगाए 217 जो धाराएं हैं उनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हर धारा पर कुल 15 पॉइंटों पर आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे, जिसमें पूरा मोटर व्हीकल एक्ट आ जाएगा। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, दुर्घटना हर व्यक्ति के जीवन से ऊपर वाला ही बचाने वाला है, लेकिन हादसा जिंदगी का एक पन्ना है, पूरी किताब नहीं। उठिए, लड़िए और अपना हक पाइए। मोटर यान अधिनियम के रूप में आपके साथ ये एक्ट मौजूद है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित को जस्ट कंपनसेशन, उचित मुआवजा देना है। ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन, कल्याणकारी एक्ट के रूप में कार्य करता है। तो इस वीडियो में आज जो मैं आपको मुख्य टॉपिकों पर जानकारी दूंगा, मैं उन टॉपिकों के नाम आपको पढ़ के बता देता हूं। नंबर 1 है परिचय। नंबर 2 है ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस। नंबर तीसरा है मोटर वाहनों का पंजीकरण। चौथा है परमिट और परिवहन वाहनों का नियंत्रण। पांचवा है सड़क सुरक्षा और यातायात नियम। छठा है बीमा और तृतीय पक्ष देयता। सातवां है क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन। आठवां है क्षेत्राधिकार और याचिका दायर करना। नवा है समय सीमा और देरी माफी। और 10वां है मुआवजे की गणना। 14वां है 100% विकलांगता और गंभीर चोट के मामले। 12वां है सुप्रीम कोर्ट के 2026 के लैंडमार्क जजमेंट। और 13वां है अपराध दंड और कानूनी प्रक्रिया। 14 में ड्राफ्टिंग और 15 में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। और 16वें में सुप्रीम कोर्ट के 5 महत्वपूर्ण जजमेंट जो हमें क्लेम याचिका बढ़ के मिलने में हमें किस प्रकार सहायक होते हैं, जिसमें सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम 2009 का बड़ा लेटेस्ट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का 2009 का ही है, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लायर का जो सिद्धांत है वो इसी के आधार पर लागू किया जाता है क्लेम याचिका में। इसी प्रकार से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी, ये 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को किस प्रकार से लागू किया गया उसकी गणना इसी के आधार पर की जाती है। एक हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ 6 मई 2026 का लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें एक बालक को 100% डिसेबिलिटी आ गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 56 लाख का मुआवजा दिया। ये सभी जजमेंट्स मैंने डिजिटल ई बुक में आपके लिए तैयार करके रखे हैं और आगे की सारी जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से ही दूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के इस वीडियो में आप ये मान के चलें कि संक्षिप्त रूप में पूरे मोटर व्हीकल एक्ट को मैं आपका परिचय आपको करा दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ये डिजिटल ई बुक है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या है? साथियों, मेरा मानना है कि कानून का असली मकसद हर पीड़ित की आंख से आंसू पोंछना है और आज का वीडियो इसी मकसद को पूरा करने की कोशिश करता है। शरीर की चोटें तो वक्त के साथ भर जाएंगी, मगर हौसले की उड़ान तुम्हें फिर से शिखर पर ले जाएगी। यह आपको हौसला रखना है। कानून तुम्हारे हक के लिए ढाल बनकर खड़ा है। इंसाफ का ये रास्ता तुम्हारी हिम्मत से भी बड़ा है। जिस भी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है तो सबसे पहले उसकी हिम्मत टूटती है और जो मन से हार गया वो दुनिया में हार गया, और जो मन से अगर हारा नहीं तो वो दुनिया में भी हारा नहीं है। सर, आप ये ध्यान रखिएगा। कई सैकड़ों उदाहरण इससे भरे पड़े हैं। अब हम सीधी मुद्दे की बात पे चलते हैं। इसमें डिस्क्लेमर भी है सर। अध्याय है जो मैंने आपको पढ़ के बताए थे अभी, 16-17 अध्याय। इसमें प्रस्तावना भी है और यहाँ से हम शुरू होता है इसका अध्याय नंबर 1, जो मैंने आपको अभी वीडियो में जस्ट पढ़ के बताए 15 पॉइंट। उन 15 पॉइंटों की ओर ही मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर, प्रस्तावना वगैरह इसमें दी हुई है। इसका परिचय मैं आपको बाद में कराऊंगा। विस्तृत परिचय मैं आपको बता दूं। यह अधिनियम भारत में सड़क परिवहन और यातायात व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यह एक कल्याणकारी कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित को न्याय और मुआवजा दिलाना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इसमें जो प्रमुख धाराएं जैसे कि लाइसेंस और पंजीकरण की धारा 3 से 65 में बताया गया है कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध है। साथ ही हर वाहन का पंजीकरण मतलब आरसी अनिवार्य है। यातायात का नियम धारा 112 से धारा 138 में बताया गया है। इसमें गति की सीमा, संकेतों का पालन और सुरक्षित ड्राइविंग लाइसेंस के नियम दिए गए। बीमा और देयता धारा 145 से धारा 164 में बताया गया है। सड़क पर चलने वाले हर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है।
यदि दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। मुआवजा दावा 165 से 176 में बताया गया है धारा में। इसके तहत मोटर दुर्घटना दावा एमएससीटी का गठन किया गया है, जहां पीड़ित मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपको सर पूरा परिचय में करा रहा हूं सर, आप ध्यान से सुनिएगा। 217 धारा है इसमें टोटल। मैं आपको शुरू से आखिर तक संक्षिप्त में इस पूरे मोटर व्हीकल एक्ट का आपको मैं परिचय करा दूंगा। ये 2026 का नया एडिशन है। लैंडमार्क जजमेंट को हम देख लेते हैं सर। इसमें हंसराज बनाम मुकेश नाथ 2026 का है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 100% विकलांगता के मामले में केवल आय की हानि ही नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाएं, जैसे कि परिचारक, अटेंडेंट खर्च और खुशियों के नुकसान के लिए भी भारी मुआवजा दिया जाना चाहिए। नंबर दूसरा है सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम 2009। यह भी सुप्रीम कोर्ट का है सर। इस केस में मुआवजे की गणना के लिए मल्टीप्लायर पद्धति को मानकीकृत किया गया, जिससे गणना में एक रूपता है। तीसरा जजमेंट है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी 2017। यह भी सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, भविष्य की संभावनाओं के सिद्धांत को मजबूती दी, जिससे मृतक की भविष्य में होने वाली आय वृद्धि को भी मुआवजे में जोड़ा गया। सरल उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए राम अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। रास्ते में एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से चलाकर उसको टक्कर मार देती है। राम के पैर में गंभीर चोट आ जाती है, वह काम करने में असमर्थ हो जाता है। अब यहाँ पर धारा 166(2) राम अपने शहर के एमएससीटी कोर्ट में केस कर सकता है। ज्यूरिडिक्शन उसका बन जाएगा। वो भी ज्यूरिडिक्शन जहां 4 जगह मैंने आगे लिखा हुआ है इसमें, जहां घटना हुई है वह रहता है, कारोबार करता है, या प्रतिवादी का ऑफिस है, या वहां सभी जगह वो कर सकता है। 166 में जो बताया गया उसमें ज्यूरिडिक्शन तो पूरा मैंने डिजिटली बुक में आगे लिखा हुआ है, मैं आपको उसमें बताऊंगा। 146 में यदि कार का बीमा है तो मुआवजा बीमा कंपनी देगी। कल्याणकारी दृष्टिकोण क्या हुआ सर इसमें? यदि राम के पास इलाज के कुछ बिल खो गए तो भी कोर्ट केवल इस तकनीकी गलती पर उसका क्लेम खारिज नहीं करेगा। इसी प्रकार से इसमें आगे बताया गया है उसकी चोट की गंभीरता देखकर उचित मुआवजा उसे दिया जाएगा। जस्ट कंपनसेशन। अपराध और दंड है सर इसमें। अधिनियम के अध्याय 13 में दंड के कड़े प्रावधान है। जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है। प्रथम अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या 10,000 रुपए के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। बाद में यदि वो यही अपराध दोबारा करता है तो प्रथम अपराध के 3 वर्ष के भीतर ही वैसा अपराध दोबारा किया जाता है तो कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या 15,000 रुपए के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना धारा 181 के तहत दंडनीय अपराध है मोटर व्हीकल एक्ट की। कानूनी प्रावधान क्या है सर? जो कोई धारा 3 या 4 के उल्लंघन में किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाएगा या चलवाएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 महीने तक की हो सकेगी, या 5,000 रुपए के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। ओवर स्पीड, अत्यधिक तेज गति से चलाना हम देखते हैं सड़कों पे आजकल, मोहल्लों में, गलियों में भी देखते हैं। 15-15, 16-16 साल के लड़के धन धनाते हुए ले जाते हैं साहब। ऐसी ले जाते हैं कि अगर मोहल्ले में, गली में छोटे बच्चे खेल रहे हो तो उनको तो कुछ ही दें, उनको कोई भान ही नहीं है सर। सड़क पे भी देखते हैं हम तो ऐसे कट मार के वो ले जाते हैं कि हम तो अपनी दिशा में सही जगह जा रहे हैं, वो पता लग रहा है कि वो एकदम से लेके आया 90-100 की स्पीड में, दन दनाता हुआ ले गया। हम अक्सर देखते हैं सर, ट्रक के नीचे आके मर गए या बड़ी दुर्घटनाएं हो गई थी। अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से चलाने के कारण ही तो होता है। इसलिए धारा 183 में ये प्रावधान दिया गया, इसमें भी दंड का प्रावधान दिया गया है। जो कोई धारा 112 द्वारा नियत की गई गति सीमा का उल्लंघन करेगा, वाहन चलाएगा या चलवाएगा, वह निम्नलिखित जुर्माने से दंडनीय होगा। किस प्रकार से? नंबर 1, हल्के मोटर वाहनों के लिए, लाइट मोटर व्हीकल जैसे कार, बाइक, प्रथम अपराध के लिए 1,000 रुपए जुर्माने से कम नहीं होगा, जो 2,000 रुपए तक हो सकेगा। दूसरा है मध्यम या भारी माल वाहनों जैसे यात्री वाहनों के लिए, जैसे बस, ट्रक, इसमें प्रथम अपराध के लिए जुर्माना 2,000 रुपए से कम नहीं होगा, जो 4,000 रुपए तक हो सकेगा। और पश्चातवर्ती दोबारा वही अपराध वो करता है, यदि कोई व्यक्ति दोबारा वही अपराध करता है तो धारा 206(4) के तहत उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त या सस्पेंड किया जा सकता है। अब यहां से हम अध्याय 1 में आते हैं। ये तो सर हमने परिचय देख लिया इसका। अध्याय 1 में अधिनियम का हम संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं सर। भारत में मोटर वाहनों से संबंधित पहला व्यापक कानून मोटर वाहन अधिनियम 1939 था।
जैसे जैसे तकनीक बदली और सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ी, एक आधुनिक आवश्यकता महसूस होने लगी और इसी के परिणाम स्वरूप मोटर यान अधिनियम 1988 अस्तित्व में आया। 1 जुलाई 1989 को यह लागू किया गया। समय के साथ साथ 1994, 2015, 2019 में इसमें बड़े बड़े संशोधन किए गए ताकि बदलती जरूरतों और सड़क सुरक्षा को सख्त बनाया जा सके। यह सर इसका परिचय हो गया। अब इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, सड़क सुरक्षा, लाइसेंस और पंजीकरण और पीड़ितों को मुआवजा, ये इसके उद्देश्य हैं। सड़क सुरक्षा में क्या है कि सुरक्षा यातायात के नियम बनाना और उनका कड़ाई से पालन करवाना। लाइसेंस और पंजीकरण में कौन गाड़ी चलाएगा, कौन सा वाहन सड़क पर उतरेगा, इसका मानक तय करना है। पीड़ितों को मुआवजा, दुर्घटना की स्थिति में घायल या मृतक के परिवार को त्वरित और उचित मुआवजा दिलाना है। प्रदूषण को भी नियंत्रण करना, वाहनों से होने वाले पर्यावरण नुकसान को सीमित करना है। 2026 के नवीनतम बदलाव और अपडेट्स को भी हम देख लेते हैं सर इसमें। अब एफआईआर और दुर्घटना की जांच, जिसको हम डार, डायरेक्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट, डिजिटल आदान प्रदान अनिवार्य हो गया है ताकि क्लेम प्रक्रिया तेज हो सके। एमएससीटी के मुकदमों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए डार और फार को समझना बहुत जरूरी है। ये मेरे सामने भी एक कंडीशन आई थी, जज साहब से बात हुई तो मैंने इसके बारे में बताया था। 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर उसको पेश करना होता है और 90 दिन में चालान पेश करना होता है। जैसे BNSS 2023 की धारा 193 में बताया है, जैसे अनुसंधान कंप्लीट हो जाएगा तो चालान पेश करना होगा, लेकिन उससे पहले भी डार और फार ये पेश की जाती हैं। और 166 की उपधारा 4 के तहत इसी को क्लेम याचिका मान लिया जाता है। एक प्रश्न यही था, जो है कि अब हम उस पर आगे चर्चा करेंगे कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के संशोधन के बाद इन्हें पुराने एक्सीडेंट क्लेम के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। इसमें फार क्या है सर? फर्स्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट। जैसे ही सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है तो पुलिस तुरंत शुरुआती रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे FAR फार कहा जाता है। समय सीमा, दुर्घटना होने के 48 घंटे के भीतर पुलिस को यह रिपोर्ट EDR पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। इसमें क्या होता है? दुर्घटना का समय, तारीख, स्थान, वाहन का नंबर और पीड़ित की सामान्य जानकारी इसमें लिखी होती है। ये हमें जानकारी होना चाहिए सर, ताकि हमें पता तो रहे कि आखिर हमने रिपोर्ट डाल दी, तब उसके बाद चल क्या रहा है। तो ये सारी प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रहा हूं। दुर्घटना का इसमें किसको भेजी जाती है? तो रिपोर्ट तुरंत दावा न्यायाधिकरण MACT को और बीमा कंपनी को डिजिटल रूप में भेजी जाएगी। ये प्रावधान लिखे हुए हैं सर। डार क्या है? डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट। यह पुलिस द्वारा की जाने वाली पूरी जांच का एक मास्टर डॉक्यूमेंट होता है। पहले पुलिस जो चार्ज शीट या खात्मा खारजा कोर्ट में पेश करती थी क्लेम कोर्ट के लिए, अब उसका एडवांस रूप डार आ चुका है सर। समय सीमा 90 दिन के भीतर पुलिस को इसे हर हाल में कोर्ट और बीमा कंपनी को सौंपना होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? नंबर 1 FIR की कॉपी, नंबर 2 घटना स्थल का नक्शा और पंचनामा, नंबर 3 वाहनों की मैकेनिकल निरीक्षण रिपोर्ट, नंबर 4 ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, परमिट और फिटनेस, और 5वां है घायल की मेडिकल रिपोर्ट या मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और 5वां है बीमा पॉलिसी की जानकारी। ये सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज इसके साथ संलग्न होते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए शुजालपुर में एक कार और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। पहले 0 से 48 घंटे में पुलिस मौके पर जाएगी, FIR दर्ज करेगी और तुरंत फार ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर देगी। इससे बीमा कंपनी को MACT कोर्ट को पता चल जाता है कि ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है। अगले 90 दिन पुलिस ड्राइवर का लाइसेंस, गाड़ी का बीमा, मेडिकल रिपोर्ट आदि सब इकट्ठा करेगी। इस पूरी फाइल को डार का नाम देकर कोर्ट और बीमा कंपनी को ऑनलाइन भेज देगी। फायदा क्या हुआ सर इससे? पहले पीड़ित परिवार को इन सब कागजातों के लिए पुलिस थाने और डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिसमें सालों लग जाते थे। अब पुलिस खुद सारे कागज समेटकर डार के रूप में सीधे कोर्ट और इंश्योरेंस कंपनी को देती है। यह 48 घंटे, 30 दिन और 90 दिन वाली समय सीमा सीधे तौर पर केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 में 2022 के नए संशोधन के तहत जोड़ी गई है। संसद द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 पारित होने के बाद केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2022 को एक अधिसूचना नोटिफिकेशन GSR 163E जारी की। इसके तहत केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में नियम 150A और उसके साथ अनुसूची जोड़ा गया। उसी में ये सारी सूची दी गई है। मैंने ये पूरी सूची भी सर इसमें बना दी है आपके लिए। अब इसमें सर हमें एक बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम भारत संघ
534/2020 को हम समझ लेते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सर एक जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में एक्सीडेंट क्लेम को जल्द निपटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के डार मॉडल को पूरे भारत में लागू करने का आदेश दिया था। इसी आदेश का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में नियम 150 से जोड़ा है। कानूनी संदर्भ जो है उसकी पूरी डिटेल सर मैंने इसमें लिखी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जब पुलिस डार डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट को एमएससीटी कोर्ट में पेश करती है तो कोर्ट इस डार को ही दावा याचिका मान सकती है। 166 की उपधारा 4 में दिया हुआ है सर। मतलब अगर पीड़ित परिवार अलग से धारा 166 के तहत क्लेम का केस फाइल ना भी करे तो भी जज साहब पुलिस की डार के रिपोर्ट के आधार पर सीधे केस शुरू कर सकते हैं और बीमा कंपनी को मुआवजा तय करने का आदेश दे सकते हैं। इससे क्लेम का केस महीनों में हो जाता है और पहले सालों तक खिंचता था। अब मैं आपको बता दूं सर कि ये प्रावधान दिए हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम वकील साहब से मिलते हैं, वकील साहब को करते हैं, तो पूरा वकील साहब 166 के तहत क्लेम याचिका तैयार करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाते हैं और अलग से जज साहब को आर्गुमेंट करते हैं और डिसेबल सर्टिफिकेट यदि हुआ है वो लगाते हैं और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां और तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज जिससे आपको मुआवजा राशि ज्यादा से ज्यादा मिल सके, ये आपके वकील साहब इसमें आपकी तरफ से कार्य करते हैं। और यहाँ पर वो स्थिति नहीं बन पाती है। वहां आपकी तरफ से करने वाला कौन होगा? भले ही उसको याचिका मान लिया जाए, लेकिन वकील साहब को करने का आपको ये फायदा मिलता है कि आपकी क्लेम याचिका आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़कर मिले। बहुत से जजमेंट है जैसे कि हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ 6 मई 2026 का आप देख रहे हैं। इसमें एक 14 साल के बच्चे को 100% डिसेबिलिटी आ गई थी। अब उन्होंने जो है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत ट्रिब्यूनल न्यायालय में 22,45,000 की क्लेम याचिका पेश की। 7 लाख रुपए और कुछ हजार उनका मंजूर किया गया। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की 173 के तहत, वहां बढ़ाकर 12 लाख कुछ हजार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट वो गए, वहां से बढ़ाकर 56 लाख कुछ हजार रुपए कर दिया गया। तो ये सब प्रयासी तो हैं। यदि आप नहीं, वकील साहब नहीं होंगे तो फिर अपील कौन करेगा? भाई आपको ही करना पड़ेगी। अब आपको तो कानून की जानकारी है नहीं, तो जो वकील साहब रजिस्टर्ड है, लाइसेंस है, जिनके पास वकालत करने का, यहाँ पर उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। अब इसमें जो है कि जो कठोर दंड के बारे में हिट एंड रन का मामला है, बिना बीमा के वाहन चलाने का जुर्माना और सजा की राशि को 2019 के संशोधन के बाद अब और भी सख्ती से लागू किया गया है। ये सभी कुछ सर डिटेल मैंने इसमें लिख दिया है। और इसी के बाद जो है कि अध्याय 2 पे हम आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस। किसी भी सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना कानूनी अनिवार्य है। मोटर यान अधिनियम 1988 का अध्याय 2 इसी प्रक्रिया और योग्यता को परिभाषित करता है। लाइसेंस प्राप्त करने की योग्यता धारा 4 से 7 में दी गई है, 4 और 7 में। इसमें जो है कि कुछ आयु और अनुभव की सीमा इसमें तय की गई है, जैसे कि 16 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष। 16 वर्ष में 50 सीसी से कम क्षमता वाले बिना गियर के मोटर वाहनों के लिए अभिभावक की सहमति अनिवार्य होती है। दूसरा, 18 वर्ष निजी हल्के मोटर वाहन जिसको हम LMV कहते हैं और गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए होता है 18 वर्ष। 20 वर्ष परिवहन वाहनों जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे बस, ट्रक या टैक्सी चलाने के लिए, इसके लिए कम से कम 1 वर्ष का LMV ड्राइविंग अनुभव होना अनिवार्य है। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया धारा 3 से 15 में बताई गई है। लाइसेंस प्राप्त करने के 2 प्रमुख चरण है। नंबर 1 लर्निंग लाइसेंस धारा 8 और स्थायी लाइसेंस धारा 9। लर्निंग लाइसेंस में ये 6 महीने के लिए वैध होता है। इसे प्राप्त करने के लिए यातायात नियमों का प्रारंभिक टेस्ट आपको देना पड़ता है। दूसरा, धारा 9 के तहत लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद और 6 महीने के भीतर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो पहले पास कर चुका होता है धारा 8 के तहत, जो अभी मैंने आपको बताया था। लाइसेंस का नवीकरण रिन्यूअल जिसको हम कहते हैं, ये धारा 15 के तहत होता है सर। लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 1 वर्ष पहले या समाप्त होने के 1 वर्ष बाद तक नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है सर। लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 1 वर्ष पहले या समाप्त होने के 1 वर्ष बाद तक नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। यदि लाइसेंस समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है तो आवेदक को दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए नवीनीकरण के समय मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है, फॉर्म 1-A।
इसका भी प्रारूप में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा कि फार्म 1A क्या होता है और इसका क्या उपयोग है। हालांकि ये तो मेडिकल का विषय डॉक्टर साहब बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा आएगा सर लाइसेंस का निलंबन और अयोग्यता, धारा 19। लाइसेंस अथॉरिटी या कोर्ट कुछ विशेष परिस्थितियों में आपका लाइसेंस निलंबित और रद्द भी कर सकती है। वो क्या क्या है? शराब पीकर गाड़ी चलाना, अपराध में संलिप्तता, बार बार उल्लंघन करना, चिकित्सीय कारण, ये सब इसमें बताए गए हैं। जैसे कि शराब पी के गाड़ी चलाने में यदि चालक नशे में पाया जाता है, ग्रस्त हो सकता है। अपराध में यदि यह वाहन का उपयोग किसी गंभीर अपराध या खतरनाक तरीके से ड्राइविंग के लिए किया गया हो, अपहरण कर रहे हैं साहब आप, गाड़ी के अंदर आपके द्वारा हत्या कर दी गई, गाड़ी में विस्फोटक सामग्री ले जा रहे हैं, नशीला पदार्थ ले जा रहे हैं, और भी गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपराध माना जाएगा। यदि वाहन का यातायात नियमों का बार बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। यदि चालक शारीरिक या मानसिक रूप से वाहन चलाने में अनफिट हो गया है तो भी लाइसेंस उसका निलंबित हो सकता है इन अयोग्यताओं के आधार पर। कंडक्टर लाइसेंस धारा 29 से 38 में सर बताया गया है। कंडक्टर का लाइसेंस सार्वजनिक परिवहन वाहन जैसे रोडवेज की बसें में कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य है। इसके लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और इसे चिकित्सीय प्रमाण पत्र के साथ बुनियादी योग्यताएं पूरी करना है। ये आपको ध्यान रखना है सर। याद रखें, ड्राइविंग लाइसेंस केवल एक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सड़क पर दूसरों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी का प्रमाण पत्र है। बिना लाइसेंस वाहन न केवल भारी जुर्माने को आमंत्रित करता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में बीमा क्लेम प्राप्त करने में भी बड़ी बाधा बनता है। क्लेम राशि प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, रजिस्ट्रेशन और फिटनेस ये होना अनिवार्य है सर, वरना बीमा कंपनी फौरन जवाब में लिखेगी कि ये इसके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम लायबल नहीं है साहब, ये आप ये मालिक और ड्राइवर से वसूलिए। तो इस बात के लिए भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि खुदा ना खास्ता ऊपर वाला ना करे, आपके वाहन से टक्कर किसी को ज्यादा चोट लग गई, उसके इलाज में काफी रुपया लग गया, 5 लाख 4 लाख, और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो बीमा कंपनी तो हाथ ऊंचे कर देगी साहब, फौरन वो दे देगी कि इन्होंने हमारी बीमा शर्तों का पालन नहीं किया है, इसलिए हम भुगतान नहीं करेंगे। और कोर्ट ने यदि आपके ऊपर वो मुआवजा लगा दिया 5 लाख का, तो आप बड़े भारी संकट में पड़ जाएंगे सर। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स हमें सही और दुरुस्त रखना जरूरी है। या तो वाहन रखे ही नहीं, भले ही छोटा वाहन रख लें, 2 पहिया वाहन, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। अब मोटर वाहनों का पंजीकरण आएगा सर अध्याय नंबर 3 में। जिस प्रकार एक नागरिक के लिए उसकी पहचान आईडी अनिवार्य है, उसी प्रकार किसी भी मोटर वाहन को सार्वजनिक सड़क पर चलाने के लिए उसका पंजीकरण अनिवार्य है। मेरा वाहन नहीं रखने का मेरा मकसद आप कुछ उसको निगेटिव ना लेना, मेरा मतलब ये है कि रखें आप, भले ही 4 व्हीलर रखें लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट के साथ रखें, 2 व्हीलर रखें लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट के साथ आप रखें, वरना बिना उसके अगर आपने रखा तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था, आप उसको कोई अदरवाइज ना लीजिएगा कि वाहन रखें ही नहीं। आज तो सर सभी को आवश्यकता पड़ती है वाहन की, तो आप सावधानी के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखें। इस बात के उद्देश्य से मैंने बात आपको कही थी। अब ये जो अध्याय 3 है सर, इसमें धारा 4 39 से 65 नंबर 1 हम देखते हैं। पंजीकरण की अनिवार्यता धारा 39 में बताई गई है। धारा 39 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक वाहन नहीं चलाएगा या चलवाएगा जब तक, नंबर 1, वाहन का पंजीकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होना जरूरी है। दूसरा है, वाहन पर पंजीकरण चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए, ये नियम का पालन करना जरूरी है, वरना वाहन नहीं चलाएगा ना चलवाएगा। नंबर दूसरा है अस्थायी बनाम स्थायी पंजीकरण। इसमें अस्थायी पंजीकरण धारा 43 और स्थायी पंजीकरण धारा 40 में दिया गया है। अस्थायी पंजीकरण में क्या होता है सर, यह तब किया जाता है जब वाहन को शोरूम से बॉडी बिल्डिंग या स्थायी पंजीकरण के लिए किसी अन्य राज्य क्षेत्र में ले जाना हो। इसकी वैधता अब संशोधन के बाद 6 महीने तक हो सकती है विशेष परिस्थितियों में। स्थायी पंजीकरण धारा 40 में उस क्षेत्र के आरटीओ द्वारा किया जाता है जहां वाहन मालिक का निवास या व्यवसाय का स्थान है या वाहन की पहचान का स्थायी दस्तावेज होता है। तीसरा है सर आरसी ट्रांसफर के नियम, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, ध्यान से आप सुनिएगा। जब कोई वाहन बेचा जाता है तो उसका स्वामित्व बदलना कानूनी रूप से अनिवार्य है। मतलब रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उस क्रेता का नाम होना जरूरी है, वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी लेटेस्ट जजमेंट आए हैं सर इसमें अभी अभी कि वाहन जिसके नाम रजिस्टर्ड होगा क्लेम उसे ही देना होगा।
बीमा कंपनी अगर हाथ ऊंचे कर देती है, कुछ डिफॉल्ट हो जाता है, तो उसको रजिस्टर्ड को भले आपने बेच दिया एग्रीमेंट करके। आजकल मैंने कई लोगों को देखा है, एक ने वाहन दूसरे को बेचा, 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए के स्टाम्प पे विक्रय का एग्रीमेंट कर लिया, और उसने अपने नाम नहीं कराया, उसने उठा के दूसरे को बेच दिया। उसने भी नाम नहीं कराया, उसने उठा के तीसरे को बेच दिया। उसने भी नाम नहीं कराया, उसने उठा के चौथे को बेच दिया। उसने भी नाम नहीं कराया। ऐसे 5-5 ट्रांसफर के मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे सर। कई बार क्लाइंट्स लेके आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि भाई ये आपको बेचने के राइट्स नहीं है, इसमें जो मूल रजिस्टर्ड मालिक है वही बेच सकता है। पांचवा जो आता है मेरे पास में, उससे भी यही कहता हूँ कि जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन दर्ज है उसी को लेके आए, उसी से एग्रीमेंट होगा। लेकिन पता नहीं सर, लोग कहाँ क्या असुविधा मानते हैं, बहुत भारी पहाड़ जैसी समस्या मानते हैं, और बस चला आ रहा है ये इस तरीके से कार्यक्रम। तो वो सब गलत होता है सर। इसलिए मेरा मकसद था ये जो बताने का, कि उसी राज्य के भीतर बिक्री बेचने वाले को 14 दिन के भीतर संबंधित आरटीओ को सूचना करना होता है। जैसे फर्स्ट ऑनर ने खरीदी, सूचना आपको देना होगी। यदि वाहन राज्य के बाहर बेचा गया है तो सूचना देने की अवधि 45 दिन की होती है। अनिवार्य फार्म जो है इसमें फार्म 29 होता है। फार्म 29 और 30 का उपयोग इसमें किया जाता है। अब इसमें चौथा है सर, पंजीकरण का निलंबन और रद्दीकरण, धारा 53 और 55। आरटीओ निम्नलिखित स्थितियों में पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है। नंबर 1 है, यदि वाहन सड़क पर चलने के योग्य नहीं है, मतलब अनफिट है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। दूसरा है, वाहन का उपयोग बिना परमिट या गलत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। नंबर तीसरा है, स्क्रैपिंग, यदि वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया है या स्थायी रूप से उपयोग के बाहर हो गया, भंगार हो गया, पूरा कबाड़ा हो गया उसका, तो मालिक को 14 दिन के भीतर आरसी सरेंडर करनी होगी। पांचवा है सर, अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 47 और 48 में दिए गए, जैसे कि दूसरे राज्य में निवास, धारा 47। यदि कोई वाहन दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है, कहां पर सर, दूसरी स्टेट में, तो उसे उस राज्य में नया पंजीकरण नंबर लेना अनिवार्य है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 12 महीने के भीतर, यदि 12 महीने से अधिक समय रखा जाता है तो उसको पंजीकरण लेना होगा वहां पर। अनापत्ति एनओसी धारा 48 में दी गई है। राज्य बदलने पर स्वामित्व हस्तांतरण के लिए मूल आरटीओ से एनओसी प्राप्त करना आवश्यक है। ये अभी इसमें ई बुक के लिए टिप लिखी हुई है कि कई लोग वाहन बेचते समय केवल डिलीवरी नोट पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं, एग्रीमेंट लिख लेते हैं, फार्म 29 को भर लेते हैं और आरसी ट्रांसफर नहीं करवाते। याद रखें, जब तक क्रेता के नाम पर आरसी ट्रांसफर नहीं होगी तब तक किसी भी दुर्घटना या अपराध की स्थिति में पंजीकृत मालिक, रजिस्टर्ड ऑनर ही कानूनी रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। इसलिए स्वामित्व हस्तांतरण में कभी देरी ना करें। यह हर व्यक्ति के लिए बड़ी लाभकारी चीज है सर। आप सोच के समझ लीजिए। आप यदि आपने वाहन बेचा है, आपने एग्रीमेंट करा दिया, 1000 रुपए 5000 रुपए के जो भी स्टाम्प पे नोटरी करा दी, और आप घर हो गए बेफिक्र। अब सपोज करें कि उस क्रेता ने उसमें कोई विस्फोटक सामग्री या कोई नशीला पदार्थ या चंदन सागौन की लकड़ी या कोई भी आपराधिक कार्य में उसका इस्तेमाल कर लिया, और पुलिस थाने पे वो जब उसकी रिपोर्ट की गई और जब वाहन जब्त किया गया, तो उसमें सर आप भी अपराधी माने जाएंगे। फिर आप आपका वो बताएंगे एग्रीमेंट की, सर हमने बेच दिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें आपकी संलिप्तता मानी जाएगी। तो वो उस समय अवधि के अंदर आप उसको करवा लें जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं, तो आप किसी मुसीबत में फंसने से आप बच जाएंगे। आप ये ना मान के चलें कि हमने कागज पे लिख के दे दिया तो अब ये इसका हो गया। नहीं, आप उसको दे ही नहीं, कब्जे ही मत दें। आप जब तक कह दें उससे आप कि ये बेच दिया है मैंने वाहन, ये मेरे पास में रखा हुआ है, आप पहले डॉक्यूमेंट्स आपके नाम करवा के लाइए, उसके बाद मैं वाहन का कब्जा आपको दूंगा। आप स्पष्ट उससे बोल दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो ले जाने वाला क्या करता है, मैंने देखा है कई जगह, तो ले जाने वाला व्यक्ति, मैंने मतलब ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं अभी, मतलब एक कार का एग्रीमेंट जैसे मेरे द्वारा भी किया गया था कुछ समय पहले, उन्होंने बेच दी, खरीद ली। अब ये पता ही नहीं कि वो कार उन्होंने करवाई कि नहीं, लेकिन वो आपस में बात कर रहे थे कि अरे मैं तो दूसरे को बेच दूंगा, क्या क्या करूंगा मैं उसको रजिस्ट्रेशन करा के। वो दूसरा कहता है कि मैं तीसरे को, तीसरा कहता है मैं चौथे को, चौथा कहता है मैं पांचवे को, और आखिर में वो पता लग रहा है कि इस बीच कोई दुर्घटना हो गई, तो जो पहला मालिक है वो उसी के ऊपर फिर लाइबिलिटी आती है सर। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अध्याय नंबर 4 में परमिट और वाहनों का नियंत्रण।
मोटरयान अधिनियम 1988 का अध्याय 5 जो धारा 66 से 99 व्यवसायिक और परिवहन वाहनों के संचालन को नियंत्रित करता है। सड़क पर सुरक्षा और यातायात के सही प्रबंधन के लिए परमिट एक अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता है। परमिट की अनिवार्यता धारा 66 में दी गई है सर। यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है धारा 66 कि किसी भी परिवहन का मालिक वाहन को सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं चलाएगा जब तक उसके पास संबंधित प्राधिकरण आरटीए द्वारा जारी किया गया वैध परमिट न हो। निजी उपयोग के वाहनों को इस परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है वाणिज्यिक वाहनों के लिए परमिट के लिए धारा 69 से 88 तक बताया गया है। इसमें विभिन्न व्यवसायिक कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के परमिट जारी किए जाते हैं, जैसे कि स्टेज कैरिज परमिट या बसों के लिए होता है जो एक निश्चित मार्ग पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने का काम करती है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट यह उन वाहनों जैसे टैक्सी या टूरिस्ट बस के लिए होता है जो पूरे वाहन को एक निश्चित यात्रा के लिए अनुबंध पर बुक करते हैं। तीसरा है गुड्स कैरिज परमिट, यह ट्रकों और भारी वाहनों के लिए होता है जो माल ढोने का कार्य करते हैं। नेशनल परमिट या अंतरराज्यीय परिवहनों के लिए होता है जिससे वाहन को पूरे भारत या चुनिंदा राज्यों में माल ढोने की अनुमति मिलती है। अस्थायी परमिट या विशेष परिस्थितियों या कम अवधि जैसे तीर्थ यात्रा या मौसमी व्यापार के लिए जारी किया जाता है। परमिट की जो शर्तें हैं सर, परमिट प्राप्त करने के लिए इन शर्तों का पूरा करना जरूरी है। नंबर 1 है वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट वैध होना चाहिए। नंबर 2 वाहन का बीमा और टैक्स जमा होना चाहिए। नंबर 3 वाहन में स्पीड गवर्नर और अन्य सुरक्षा उपकरणों का होना अनिवार्य है। नंबर 4 है परमिट सामान्यतः 5 वर्ष के लिए वैध होता है और इसे समाप्त होने से पहले इसका नवीनीकृत कराना होता है। राज्य परिवहन एसटीयू के लिए विशेष प्रावधान धारा 97 से लेकर 108 में बताए गए हैं। इसमें अध्याय 6 में सरकारी बसों और उपक्रमों जैसे कि एमपी टूरिज्म या अन्य रोडवेज के लिए विशेष अधिकार देते हैं, जैसे कि मोनोपोली इसमें दी गई है कि राज्य सरकार जनहित में कुछ विशेष मार्गों को केवल सरकारी बसों के लिए सुरक्षित कर सकती है। दूसरा है योजना तैयार करना, सरकार परिवहन योजनाओं के विस्तार के लिए विशेष योजनाएं बना सकती है जिसमें निजी ऑपरेटरों को कुछ मार्गों से हटाया जा सकता है। बिना परमिट के व्यवसायिक वाहन चलाना मोटरयान अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है। दुर्घटना की स्थिति में यदि वाहन का परमिट वैध नहीं है तो बीमा कंपनी मुआवजा का भुगतान करने से इनकार कर सकती है। इसलिए ट्रांसपोर्ट को हमेशा अपने परमिट की वैधता और शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अध्याय नंबर 5 पे आते हैं सर हम अब, सड़क सुरक्षा और यातायात नियम। वाहनों का नियंत्रण नहीं, सड़क पर चलने वाले हर इंसान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है सर मोटर वाहन अधिनियम 1988 का। यह अध्याय सुरक्षित ड्राइविंग लाइसेंस की बारीकियों पर केंद्रित है। यातायात के संकेत धारा 116 में दिए गए हैं। सड़क पर लगे संकेतों का पालन करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। धारा 116 के तहत राज्य सरकार को यातायात संकेत लगाने का अधिकार है। ये संकेत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अनिवार्य संकेत, दूसरा चेतावनी संकेत और तीसरा सूचनात्मक संकेत। अब इन संकेतों का एक आकार है जो इसमें पूरे दिए हुए सर, काफी संकेत दिए हुए पीछे पीछे जस्ट इसमें फोटो के साथ भी दिए हुए हैं। आपको फोटो भी इसमें मैं आपको बता रहा था। जो इसको क्या है कि सर हमें समझना जरूरी होता है। ये काफी दिए हुए हैं सर, इसमें आप देख रहे हैं भले आपको कैसे उल्टे दिखाई दे रहा है सीधे, लेकिन दिख तो रहा है सर संकेत। इन पे भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर फिर। अब जैसे कि अनिवार्य संकेत में गोल आकार के संकेत जैसे नो एंट्री या स्टॉप, जिनका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। चेतावनी संकेत में त्रिकोण आकार के संकेत जो आगे जाने वाले खतरों जैसे संकरा, पुल या स्कूल के प्रति सचेत करते हैं। सूचनात्मक संकेत इंफॉर्मेटिव संकेत जिसको कहते हैं नीले रंग के चौकोर संकेत जो गंतव्य सुविधाओं जैसे अस्पताल या पेट्रोल पंप की जानकारी देते हैं। अब गति सीमा को हम देख लेते हैं सर धारा 112 में। अत्यधिक तेज गति सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। धारा 112 के तहत विभिन्न प्रकार के वाहनों और सड़कों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है। इसका उल्लंघन धारा 183 में दिया गया। निर्धारित गति सीमा से तेज वाहन चलाने पर भारी जुर्माना और बार बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द का प्रावधान दिया गया है। सुरक्षित ड्राइविंग लाइसेंस के मूलभूत नियम क्या होंगे? नशे में वाहन चलाना धारा 185। शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है जिसमें जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। मोबाइल का उपयोग ड्राइविंग के दौरान, फोन का उपयोग ध्यान भटकाता है और कानूनन प्रतिबंधित भी है। कई लोगों को देखा है कि मोबाइल यहाँ रख लेंगे
और यूं ऐसी टेढ़ी गर्दन करके और मोबाइल हाई स्पीड में मोटरसाइकिल चलाएंगे सर आप। अब जब कानून में ही प्रतिबंधित है, आपकी जान असुरक्षित है, तो इस तरीके से आप भी उपयोग ना करें क्योंकि जीवन बड़ा बड़ा अनमोल है सर, ये बार बार थोड़ी मिलेगा। एक बार जो गया सो गया, फिर दूसरी बार आने का काम नहीं है उसका। मतलब आज तक हमने देखा है कि जितने भी लोग चले गए वो चले गए सर, अब क्या कर सकते हैं उसके बारे में। इसलिए सावधानी, मतलब सावधानी ही इसमें सबसे बड़ा उपाय है। मोबाइल का उपयोग, लेन ड्राइविंग, हमेशा अपनी लेन में चलें और ओवरटेक करते समय उचित संकेतों का प्रयोग करें। दो पहिया वाहनों के लिए विशेष नियम धारा 128 से 129 पे पहुंच चुके हैं सर हम। दो पहिया वाहन चालक सड़क पर सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं, इसलिए उनके लिए सख्त नियम है। नंबर 1, हेलमेट की अनिवार्यता। चालक को पीछे बैठने वाले दोनों के लिए ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ट्रिपल राइडिंग, दो पहिया वाहन पर केवल 2 व्यक्तियों चालक सहित बैठने की अनुमति है। पैदल यात्रियों के अधिकार और नियम, जेब्रा क्रॉसिंग। पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। वाहनों की जिम्मेदारी, मुड़ते समय या जेब्रा क्रॉसिंग के पास वाहन चालक का कर्तव्य है कि पैदल यात्रियों को रास्ता दे। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी को भी हमें असुरक्षित करने से बचाना है और दूसरों को जान बचाने के लिए इसको किया जाता है। याद रखें, यदि कोई दुर्घटना यातायात के नियमों के उल्लंघन के कारण होती है तो क्लेम कोर्ट में आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। योगदायी लापरवाही के आधार पर मुआवजे की राशि कम की जा सकती है। अंशदायी उपेक्षा, एक क्लेम केस में मेरे साथ में ऐसे ही हुआ था सर। आमने सामने की टक्कर हो गई थी मोटरसाइकिल में, तो वो अंशदायी उपेक्षा मानी गई, दोनों की लापरवाही, तो क्लेम अच्छी है, उसमें मुआवजा कम दिया गया। इसलिए हम खुद ही ध्यान रखें। थर्ड पार्टी, अध्याय 6 में आएगा सर तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी बीमा। मोटरयान अधिनियम 1988 का अध्याय 11 धारा 145 से 164 इसमें आती है। विशेष रूप से उन कानूनी प्रावधानों पर केंद्रित है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि दुर्घटना के पीड़ित को मुआवजा मिल सके, भले ही वाहन मालिक की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अनिवार्यता धारा 146 में हम देख लेते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी मोटर वाहन को सार्वजनिक सड़क पर चलाने के लिए तृतीय पक्ष बीमा होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। धारा 146 यह प्रावधान करती है कि बिना वैध बीमा के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं उतारा जाएगा। थर्ड पार्टी कौन है? पहला पक्ष वाहन का मालिक, बीमा धारक। दूसरा पक्ष बीमा कंपनी। तीसरा पक्ष थर्ड पार्टी वह राहगीर या अन्य वाहन चालक जिसे दुर्घटना के कारण चोट लगी हो या जिसकी मृत्यु हुई हो। इसको हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इंश्योरेंस किसका हुआ है? थर्ड पार्टी का। बीमा कंपनी बीमा किसको देगी? थर्ड पार्टी को देगी। तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसको कहा जाता है, तृतीय पक्ष बीमा। और ये पहला पक्ष इसमें होता है सर वाहन मालिक, एक बार और बता दूं। दूसरा पक्ष होता है बीमा कंपनी और तीसरा पक्ष होता है राहगीर वाहन चालक जिसे दुर्घटना के कारण चोट लगी हो, जिसकी मृत्यु हुई हो। बीमा कंपनी की वैधानिक जिम्मेदारी धारा 147 में आती है सर। यह धारा निर्धारित करती है कि बीमा पॉलिसी में किन किन जोखिमों को कवर किया जाएगा। नंबर 1 मृत्यु या शारीरिक चोट को। नंबर किन किन जोखिमों को कवर किया जाएगा, उसमें मृत्यु या शारीरिक चोट, और दूसरा है संपत्ति का नुकसान, और तीसरा है बीमा का प्रमाण पत्र। मृत्यु या शारीरिक चोट में किसी भी तीसरे पक्ष की मृत्यु या चोट के मामले में बीमा कंपनी लायबल होती है और असीमित अनलिमिटेड होती है। कि संपत्ति के नुकसान में किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति जैसे उसके वाहन या घर को हुए नुकसान की स्थिति में बीमा कंपनी की जिम्मेदारी की एक सीमा तय होती है। बीमा प्रमाण पत्र, वाहन चालक के पास हमेशा बीमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसे मांगने पर पुलिस अधिकारी को दिखाना अनिवार्य है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी, दोष रहित देयता का सिद्धांत। यह कानून एक अत्यंत मानवीय और कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि मुआवजा पाने के लिए साबित करना होता है कि दुर्घटना दूसरे चालक की गलती से हुई है, लेकिन नो फॉल्ट लाइबिलिटी के तहत पीड़ित पक्ष को मुआवजा पाने के लिए विपक्ष की गलती साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उद्देश्य पीड़ित या उसके परिवार को तत्काल आर्थिक राहत पहुंचाना है ताकि वे लंबी अदालती कार्रवाइयों का इंतजार किए बिना अपना इलाज या गुजारा कर सकें। चौथा नंबर आता है बीमा कंपनी कब भुगतान से इनकार कर सकती है। हालांकि बीमा कंपनी की जिम्मेदारी वैधानिक है, लेकिन कुछ स्थितियों में वो अपना पलड़ा झाड़ सकती हैं, अपने हाथ ऊंचे खड़े कर सकती हैं यदि ये साबित हो जाए। क्या चीजें? नंबर 1 यदि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। दूसरा है वाहन का उपयोग परमिट की शर्तों के विपरीत किया जा रहा था, जैसे निजी कार को टैक्सी की तरह चलाना।
तीसरा, यदि बीमा पॉलिसी फर्जी हो या दुर्घटना के समय समाप्त हो चुकी हो। बीमा कंपनी सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं है सर, बल्कि एक सुरक्षा कवच है, एक छोटा सा निवेश है जो पीड़ित परिवार को भविष्य की बड़ी आर्थिक बर्बादी से बचा सकता है। हमेशा पॉलिसी के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस का आप ध्यान रखें। अध्याय नंबर 7 में आते हैं सर हम, ट्रिब्यूनल एमएससीटी का गठन और कार्यप्रणाली। मोटर दुर्घटना के मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए दीवानी सिविल कोर्ट के बजाय विशेष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिसे हम एमएससीटी कोर्ट भी कहते हैं, का प्रावधान किया गया है और अधिनियम की धारा 165 से लेकर 176 में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। एमएससीटी का गठन और क्षेत्राधिकार धारा 165 से 66 में दिया गया है। अब क्षेत्राधिकार में आपको बता दूं, जो वीडियो के शुरुआत में मैंने चर्चा की थी, कि पीड़ित व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार निम्नलिखित में से किसी भी स्थान पर दावा पेश कर सकता है। नंबर 1, जहां दुर्घटना हुई हो। नंबर 2, जहां दावेदार स्वयं रहता हो या व्यापार करता हो। नंबर 3, जहां प्रतिवादी वाहन मालिक रहता हो। न्यायाधीश की योग्यता, ट्रिब्यूनल सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का हाई कोर्ट का जज होना या जिला जज होना अनिवार्य है। अब ट्रिब्यूनल की जो शक्तियां 169 में दी गई है सर, एमएससीटी को गवाहों को बुलाना और समन करना, दस्तावेज मंगवाना, विशेषज्ञ की राय और संक्षिप्त प्रक्रिया। यहाँ पर हम अक्सर ये जो 169 में या सीपीसी के ये सारे प्रावधान लागू होते हैं, कभी कभी छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं, तो हमें 617 का आवेदन पेश कर सकते हैं, आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता 1960, और संशोधन भी इसमें किया जा सकता है। इस पे स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया जो चैनल पर अपलोडेड है। तीसरा आएगा सर, दावा याचिका करने की कानूनी प्रक्रिया। एक सफल क्लेम याचिका के लिए इन चरणों का पालन करना आवश्यक है। क्या है? नंबर 1 है आवेदन। दूसरा, आवश्यक दस्तावेज। आवेदन में क्या है कि 166 के तहत निर्धारित फॉर्म में याचिका दायर की जाती है, उसका एक प्रारूप है, उनके कॉलमों को सर हमें भरना पड़ता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भरना भी आपको बताऊंगा और उसकी ड्राफ्टिंग भी आपको बताऊंगा। इसमें दुर्घटना का विवरण, वाहन नंबर, चोट की प्रकृति, मांगे गए मुआवजे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या होना चाहिए सर? एफआईआर, एमएलसी रिपोर्ट, मेडिकल बिल, डॉक्टर के पर्चे, आय का प्रमाण पत्र जैसे कि सैलरी स्लिप या आयकर रिटर्न, विकलांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र, नक्शा मौका, पंचनामा, ये सभी जो मैं तो कहता हूं सर कि चालान लगभग चालान पूरा ही पेश किया कर दिया जाता है उसमें। स्टेप नंबर 2 में सूचना और जवाब। कोर्ट विपक्षी, वाहन मालिक, चालक और बीमा कंपनी को नोटिस जारी करते हैं जब आप क्लेम याचिका कोर्ट में पेश कर देते हैं। उसके बाद बीमा कंपनी और उसके बाद वाहन मालिक और ड्राइवर अपना रिटर्न स्टेटमेंट उसमें पेश करते हैं। उसके बाद साक्ष्य और बहस पे आती है, दोनों पक्ष अपने गवाह और सबूत पेश करते हैं। पांचवें नंबर पर आएगा सर अवार्ड, धारा 168। सभी तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट अवार्ड फैसला सुनाता है। इसमें स्पष्ट किया जाता है कि कितनी राशि किस ब्याज दर के साथ और कौन बीमा कंपनी या मालिक चुकाएगा। एमएससीटी कोर्ट में प्रक्रिया को तकनीकी आधार पर उलझाने के बजाय सच्चाई और दस्तावेजों पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखिए, ट्रिब्यूनल कोर्ट का उद्देश्य केवल सत्य की खोज करना है, पीड़ित को उचित राहत देना है। देरी से बचने के लिए पुलिस की एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का समय पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अध्याय नंबर 8 में आते हैं सर हम, धारा 166 में क्षेत्राधिकार और याचिका दायर करना। ये इसमें बताया गया है कहाँ केस लगाएं, जो मैंने आपको सर अभी बता दिया। उसमें अभी जो आपको 4 क्षेत्राधिकार बताए थे, और 166(2) में जो है कि पीड़ित की सुविधा सर्वोपरि बताई गई है। याचिका दायर करने के लिए आवश्यक जानकारियां इसमें दी गई हैं। और इसी प्रकार से अध्याय 9 में हम आते हैं, समय सीमा और देरी माफी। मोटर दुर्घटना दावों में समय का बहुत महत्व है। यदि आप समय पर कदम नहीं उठाते तो आप अपना मुआवजा पाने का अधिकार खो देते हैं। 6 महीने की समय सीमा इसमें बता दी गई है। 166(3) 166(3) के तहत अब दुर्घटना होने की तारीख से 6 महीने के भीतर दावा याचिका दायर करना अनिवार्य है। यदि आप इस 6 महीने की अवधि के भीतर केस फाइल नहीं करते हैं तो ट्रिब्यूनल आपकी याचिका को समय बाधित मानकर खारिज कर सकता है। इस नियम का उद्देश्य अदालती कार्रवाई में होने वाली अत्यधिक देरी को रोकना और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना है। धारा 5 यहाँ लागू होगी लिमिटेशन एक्ट की। यदि किसी कारणवश आप 6 महीने के भीतर केस फाइल नहीं कर पाए, कारण उचित होना चाहिए सर, ये नहीं कि आप बिना कोई आधार लेकर कोर्ट में चले गए और आपने आवेदन पेश कर दिया तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर उचित आधार आपने रखा, कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ ये वास्तव में इनके साथ इस वजह से ये लेट हो गए, तो आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यही इसमें बताया गया है कि किसी कारणवश आप 6 महीने के भीतर फाइल नहीं कर पाए तो आपका अधिकार पूरी तरह खत्म हो जाता है और कानून में देरी माफी का प्रावधान है। पर्याप्त कारण,
यदि दावेदार यह साबित कर दे कि वह ठोस और पर्याप्त कारण जैसे गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होना या मानसिक आघात की वजह से समय पर केस नहीं कर सका तो कोर्ट देरी को माफ कर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया याचिका के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अलग आवेदन लगाना होता है। इसमें देरी के हर एक दिन का स्पष्ट कारण और प्रमाण जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कोर्ट का विवेक, देरी माफी करना कोर्ट का विवेकाधिकार है। यदि कोर्ट संतुष्ट होता है कि देरी जानबूझकर नहीं की गई तो याचिका को स्वीकार कर लेता है। याचिका की ड्राफ्टिंग भी मैंने सर आपको पिछले वीडियो में बताई थी, इसमें भी मैंने उसकी ड्राफ्टिंग तैयार करके रखी है डिजिटल ई बुक में। इसमें अब हम आते हैं सर अध्याय नंबर 10 पर, मुआवजे की गणना। इसमें जो मुआवजे की जो गणना की जाएगी उसमें एक तो नेशनल जो है कि काल्पनिक आय का सिद्धांत इसमें लागू होगा कि अक्सर उन मामलों में समस्या आती है जहां पीड़ित की आय का कोई लिखित प्रमाण जैसे सैलरी स्लिप नहीं होती है। ऐसे में कोर्ट काल्पनिक आय का सहारा लेती है। सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली निगम परिवहन 2009 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। नेशनल इंश्योरेंस विरुद्ध प्रणय सेठी का है 2017 का। इनका उपयोग करके फिर उसमें आगे की कार्रवाई की जाती है। अकुशल श्रमिक, यदि आय का प्रमाण नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर को आधार माना जाएगा। गृहिणी यदि है, कोर्ट गृहिणी की सेवा को अमूल्य मानता है और उसके योगदान के आधार पर एक सम्मानजनक काल्पनिक आय निर्धारित करता है। बच्चे और छात्र हैं तो छात्रों के मामले में उनकी शैक्षणिक योग्यता, भविष्य की क्षमताओं के आधार पर आय तय की जाती है। गुणक का उपयोग, अब हम आ गए सर वही सरला वर्मा वाले केस में। मुआवजे की गणना के लिए पीड़ित की उम्र के अनुसार एक गुणक तय किया जाता है। सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम के अनुसार इस प्रकार है, जैसे 15 से 25 वर्ष में 18 का गुणक, 26 से 30 वर्ष में 17 का गुणक, 31 से 35 में 16 का गुणक, 56 से 60 में 9 का गुणक। फार्मूला क्या होगा? वार्षिक आय व्यक्तिगत खर्च गुणित गुणक इज इक्वल टू मूल मुआवजा। और भविष्य की जो संभावना है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट जो उसी को आइडियल माना जाता है कि वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली तरीकों को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि 40 वर्ष से कम तो आय में वृद्धि 40% की जाएगी, 40 से 50 वर्ष आय में वृद्धि 25% की जाएगी, 50 से 60 वर्ष तो आय में वृद्धि 15% की जाएगी। चिकित्सा व्यय और अन्य मत को हम देख लेते हैं। आर्थिक आय के अलावा कोर्ट निम्नलिखित खर्चों का भी भुगतान करता है। वास्तविक चिकित्सा खर्च, दर्द और पीड़ा और खुशियों की हानि, इन पे भी आपको मुआवजा राशि दी जाती है। अध्याय 11 में आएगा 100% विकलांगता और गंभीर चोट के मामले। जब कोई दुर्घटना किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए बिस्तर पर ला देती है या उसकी कार्य क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देती है तो कानून उसे नागरिक मृत्यु के समान मानता है। ऐसे मामले में मुआवजे का उद्देश्य केवल नुकसान की भरपाई नहीं बल्कि पीड़ित को एक सम्मानजनक जीवन जीने का साधन देना है। विकलांगता के मामले में मुआवजे में विशेष रूप से जो है कि कार्यात्मक विकलांगता, भविष्य की संभावना, चिकित्सा व्यय, ये सब देखा जाता है। शुल्क और उसकी आवश्यकता जो है 100% विकलांग व्यक्ति अक्सर अपने दैनिक कार्य जैसे नहाना, खाना या चलना फिरना इन सब के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है सर। तो इसमें 2 परिचारकों का सिद्धांत लागू किया गया है। हंसराज बनाम मुकेश नाथ 2026 में इसमें स्पष्ट किया गया है कि गंभीर मामलों में एक नहीं बल्कि 2 परिचारकों का खर्च मिलना चाहिए, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। पारिवारिक सेवा, यदि परिवार का कोई सदस्य जैसे पत्नी या मां पीड़ित की सेवा कर रहा है तो भी बीमा कंपनी यह नहीं कह सकती कि खर्च नहीं हुआ, उसे पारिवारिक सेवा का मूल्य भी बाजार दर के अनुसार मुआवजे में जोड़ा जाएगा। जैसे कि इसमें 56 लाख का मुआवजा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। खुशियों की हानि और मानसिक पीड़ा, जीवन में आनंद की हानि, अपेक्षाकृत कम आयु, ये सब इसमें सर जोड़े जाएंगे। और अध्याय 12 में आएगा सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट 2026 का जो हंसराज बनाम मुकेश नाथ 2026 का एक क्रांतिकारी फैसला है जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने लिखी है। सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम, इसमें मल्टीप्लायर का जो सिद्धांत है इसी के आधार पर लिया जाता है। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी, इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वो इसी के आधार पर लिया जाता है। इसकी पूरी तालिका भी सर इसमें बना दी गई है। अध्याय 13 में आएगा अपराध दंड और उसकी परिभाषा। अपराध दंड के बारे में अध्याय 13 में अपराध दंड और कानूनी प्रक्रिया, ये धारा 177 से 210 में है सर। इसमें जैसे कि सामान्य उल्लंघन है तो धारा 177 के तहत 500 रुपए का जुर्माना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना 5000 रुपए तक जुर्माना, अयोग्य होने पर भी गाड़ी चलाना धारा 182 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना,
181 में बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड तेज गति से 183 में 1000 से 2000, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना 184 धारा 1000 से 5000, 6 से 12 महीने की जेल भी हो सकती है। बिना परमिट वाहन चलाना 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। बिना बीमा वाहन चलाना धारा 196, 2,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना धारा 194 10,000 रुपए तक का इसमें जुर्माना हो सकता है। सर, हिट एंड रन मामलों के लिए विशेष प्रावधान पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या प्रावधान दिए गए? हिट एंड रन वह स्थिति है जहां दुर्घटना के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो जाता है और उसकी पहचान नहीं हो पाती। तो मुआवजा योजना धारा 161 ऐसे मामलों के लिए विशेष योजना बनाई है। वर्तमान में हिट एंड रन में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और गंभीर चोट पर 50,000 रुपए का निश्चित मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का जो प्रभाव होगा कि इसमें दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना भागने पर दंड के प्रावधानों को और भी सख्त बनाया गया है और मुआवजे के लिए आवेदन दुर्घटना के 6 महीने के भीतर करना आवश्यक है। मुआवजे का आवेदन सर, किशोर द्वारा अपराध धारा 199 अक्सर हम देखते हैं मोहल्ले में कम उम्र के लड़के मोटरसाइकिल धनाधन अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से दौड़ाते फिरते हैं, तो इसमें भी सजा का प्रावधान दिया गया है। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो कानून अब बहुत सख्त है। वाहन के मालिक या अभिभावक दोनों को दोषी माना जाएगा, वाहन के मालिक और अभिभावक को भी। सर ध्यान रखिएगा आप, 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। वाहन का पंजीकरण 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं अध्याय 14 में। ड्राफ्टिंग किट के बारे में सर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसमें धारा 166 के तहत आवेदन पेश किया जाता है। इसमें शीर्षक, विवरण, तथ्य और मृत्यु का कारण, मुआवजे की मांग सभी लिखे जाते हैं। शपथ पत्र भी सर इसमें लगाया जाएगा। देरी माफी आवेदन धारा 5 में क्या लिखा जाएगा और मैंने मुख्य पॉइंट लिख दिए, जैसे कि कारण, देरी का पर्याप्त कारण जैसे दावेदार का कोमा में होना या लंबे समय तक बिस्तर पर रहना। स्पष्ट प्रमाणों, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आपको लगाना होगा। इसमें प्रार्थना में न्याय हित में देरी को माफ कर याचिका को गुण दोषों के आधार पर सुनने का निवेदन करना होगा। सर इसमें सूचना का अधिकार, आरटीआई का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने के तरीके इसमें लिखे गए हैं। सर अध्याय 15 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने बताया इसमें कि यदि गाड़ी चलाने वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो क्या पीड़ित को कुछ नहीं मिलेगा? समाधान, यह पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पे एंड रिकवर सिद्धांत के अनुसार बीमा कंपनी को पहले पीड़ित को मुआवजा देना होगा, बाद में कंपनी वह राशि वाहन मालिक से वसूल कर सकती है। पीड़ित का अधिकार सुरक्षित रहेगा। एक मेरे केस में भी ऐसी आदेश हुआ था, हालांकि उसमें जो है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, लेकिन फिर भी जो है कि एडीजी साहब ने आदेश किया कि बीमा कंपनी भुगतान करे और मालिक से वसूल करे। इसी प्रकार से मुआवजा केवल सरकारी नौकरी वालों को ही मिलता है। ऐसा एक प्रश्न लोगों के मन में आता है, तो ऐसा नहीं है सर। कानून हर व्यक्ति की आय का सम्मान करता है। यदि कोई मजदूर, गृहिणी या बेरोजगार भी है तो भी काल्पनिक आय के आधार पर उन्हें सम्मानजनक कंपनसेशन मिलता है। तीसरा है, लोक अदालत में समझौता करना ही क्या सबसे अच्छा तरीका होगा? उत्तर है इसका, लोक अदालत त्वरित न्याय के लिए अच्छी है, लेकिन गंभीर चोट जैसे 100% डिसेबिलिटी है के मामलों में जहां मुआवजा लाखों करोड़ों में हो सकता है, वहां पूरी अदालत कार्रवाई के बाद ही सही न्याय मिल पाता है। वो क्योंकि बीमा कंपनी आपको इतना पैसा देगी नहीं, ये तो न्यायालय जब आदेश करेगा तभी आपको वो देगी। वो कम ऑफर करते हैं वो। फिर ऐसी दशा में अनमोल सुझाव में दस्तावेजों की पवित्रता, गवाहों का महत्व, बीमा कंपनी के एजेंट से सावधान और धैर्य रखें, ये सभी कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है। और अध्याय 16 में धारा 1 क्या कहती है, जानिए कानून आप पर कहाँ लागू होता है। इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ सर। मैं मेरे चैनल पर अपलोडेड है वो वीडियो, उसकी पूरी डिटेल जानकारी और 5 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मैंने आपको बताए थे वो भी इसी में दिए हुए हैं। अध्याय 17 में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्या उद्देश्य हैं, इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। स्पेशल डिजिटल ई बुक मौजूद है, उसी वीडियो के नीचे उसकी लिंक मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां से खरीद सकते हैं। ये सभी जानकारियां सर इसमें मेरे द्वारा दे दी गई हैं। और उसके बाद यहाँ हमारा पूरा सर समापन हो जाता है। और उसके बाद फिर अंत में इसमें जो जजमेंट्स हैं उनको भी मैंने लिखा हुआ है सर। इसमें तकरीबन इसमें 116 के समथिंग प्रश्न हैं, लेकिन जब इसका पीडीएफ बनाया जाता है तो प्रश्न इसमें कुछ कम हो जाते हैं। ये डिजिटल ई बुक है सर, इसकी 299 रुपये मात्र कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। ये एक नोट्स है, डिजिटल ई बुक है, पीडीएफ है। इसको आप किसी भी कोर्ट में सरकारी कार्यालय में पेश नहीं कर सकते।
लेकिन इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस हैं वो आप बतौर मार्गदर्शन के आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद आपके केस में पेश कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं पेश कर सकते आप। आपको ओरिजिनल बुक लाना होगी कोर्ट की लाइब्रेरी में से या कहीं से भी आपको परचेज करना होगी, और इस ओरिजिनल बुक के अंदर से फिर उसकी फोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल बुक आपको कोर्ट में पेश करना होगी। इसमें मैंने धाराएं बताई हैं, सभी कुछ इसमें मौजूद है, लेकिन उसका सरल व्याख्या मैंने की वो इसमें मौजूद नहीं है। जो सरल उदाहरण मैंने इसमें तैयार किए हैं, पूरा आज मोटर व्हीकल एक्ट मैंने समझा दिया है सर इसमें आपको संक्षिप्त में, लेकिन हर पॉइंट को डिटेल में समझना भी जरूरी है। उसके लिए मैं फिर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए स्पेशल। डिजिटल ई बुक की लिंक मौजूद है, 2 लिंकें मौजूद हैं, एक मेरी वेबसाइट की है, एक गूगल की है। गूगल की 75 से अधिक देशों में मौजूद है, जहां कोई व्यक्ति खरीदना चाहे भारत के व्यक्ति भी वहां से खरीद सकते हैं, भारत के बाहर रहने वाले भी खरीद सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर इंडिया वालों के लिए विशेष सुविधा वो वहां से जाकर खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। डिजिटल ई बुक से मैंने आपको परिचित करा दिया, आपने देख लिया इसमें क्या क्या है। यदि आप इसको परचेस करेंगे तो यही सामग्री आपको पीडीएफ के रूप में आपके मोबाइल पर प्राप्त होगी। मेरा बताने का मकसद यही है कि देखने, सुनने और समझने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसको परचेस करें, और यदि ऐसा आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको परचेस ना करें। अंदर से बताने का मेरा मेन मकसद यही है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।